जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए एक ऐसा पूरा फुल मॉक टेस्ट देखने जा रहे हैं जिस मॉक टेस्ट को आप क्लियर करके अपने पेपर को भी साथियों क्लियर कर सकते हैं। यानी कि जितना जितना साथियों मैं आपको स्कोर बताऊं, अगर आप आज की इस वीडियो में उतना उतना स्कोर कर देते हैं तो आपका पेपर साथियों बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर अगर बात करें साथियों हिंदी के, सबसे पहले मैं आपको 20 क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपके एग्जाम में भी साथियों 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इन 20 क्वेश्चन में से साथियों 12 से तकरीबन 11 से 12 का स्कोर आपका होना चाहिए। यानी कि 20 सवालों में से हर हालत में आपको 11 से 12 सवाल बिल्कुल सही करने हैं, ठीक है ना। तो साथियों सबसे पहले हिंदी होगी, उसके बाद जीएस होगी और उसके बाद रीजनिंग होगी और मैथ होगी। यानी कि जैसा आपका साथियों पेपर आएगा हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आप लोग यहां पर आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। अगर आपने क्लास में एंट्री कर दी है और वाकई में इस बार जीडी में सिलेक्शन आप पाना चाहते हैं तो इस क्लास को एंड तक आप लोग देखिएगा। ये तकरीबन 50 से 55 मिनट की एक क्लास होगी। देखिए, पहला सवाल है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है? देखिए, ऐसे लिखा जाता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल परिशिष्ट ऐसे ही लिखा जाता है। दिए गए शब्द का विलोम बताइए, यानी कि मुनाफा का विलोम क्या होगा? तो मुनाफा का विलोम क्या होगा? नुकसान होगा। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। स्थावर का साथों विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो स्थावर की अगर बात करें साथों, स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? जंगम हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथों स्थावर का विलोम जंगम ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ग्राम का रहने वाला यानी कि जो ग्राम में रहता है उसको नागर कहते हैं, नागरिक कहते हैं, गवार कहते हैं। नहीं साथियों, उसको ग्रामीण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ग्रामीण कहा जाता है। उसके बाद देखिए, नदी का समानार्थी शब्द साथियों इसमें से कौन सा होगा बताइए। क्या नदी को चंचला कहते हैं, तरणी कहते हैं, लहरी कहते हैं? नहीं साथियों, नदी को सरिता कहा जाता है। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। दिन दूना रात चौगुना, इसका मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। तो दिखावा करना नहीं, दिन से रात 4 गुना बड़ी है। नहीं साथियों, खूब उन्नति करना। बिल्कुल, दिन दूना रात चौगनी, यानी कि दिन दूना रात चौगनी का मतलब हो जाएगा खूब तरक्की करना, खूब उन्नति करना। अब उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यहां पर आपको वर्तनी बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी यहां पर आपको बिल्कुल करेक्ट लग रही है। देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए, यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए ये लिखा हुआ है प्राविधिकी, जो कि गलत है। प्राविधिकी सही होता है। जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ना, ये शब्द आप लोग याद रखें क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा इन्हीं में से। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, अमर का विलोम क्या होगा? तो अमर का विलोम साथियों मर्त होता है। क्या होता है? मर्त होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, केवल इसलिए वह तुरंत यहां ना आ सका, इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो साथियों मैं कहूंगा अगर यहां पर केवल नहीं आता, सिर्फ इतना आ जाता इसलिए वह तुरंत यहां ना आ सका, तो आपका बिल्कुल करेक्ट वाक्य हो जाता। तो केवल इसलिए में दिक्कत है, अशुद्धि है और त्रुटि है, तो यही आपका राइट आंसर है। मीठी छुरी चलाना, इसका मतलब क्या होता है साथियों? आकर्षित करना नहीं, विश्वासघात करना। बिल्कुल साथियों, मीठी छुरी चलाना यानी कि विश्वासघात करना। उसके बाद देखिए, गाल फुलाने का मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो गाल फुलाने का मतलब क्या? रूठना होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल गाल फुलाने का मतलब रूठना होता है। देखिए, ये आपका साथियों सुपर फास्ट क्लास है। इसमें ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन दिखाकर आपको 10 सेकंड का या 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। नहीं साथियों, आपको एक नैनो सेकंड में आंसर देना है, क्योंकि जब आपकी इतनी तैयारी हो जाएगी कि क्वेश्चन देखकर आप तुरंत उसका जवाब दे दो, तो मेरा मानना है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। आपको कोई हरा नहीं सकता और मैं आपको उस मुकाम पे पहुंचा दूंगा साथियों। मेरी चंद अगर कुछ क्लास आप लोग देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग का कोई कॉन्सेप्ट हो या चाहे मैथ का कोई कॉन्सेप्ट हो। तो अगर आप इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल में अपनी फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस के लिए एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं और रैंकर्स की श्रेणी में आना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या अकिंचन कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका अकिंचन ही कहा जाता है। अब यहां पर आपको बताना है सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो प्रमुख कैसे लिखा जाता है ये आपको भी पता है साथियों। जैसे ऑप्शन नंबर ए में प्रमुख लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। साथियों एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या, एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को साथियों क्रैक करने के लिए आपके लिए साथियों शिफ्ट्स को तैयार किया गया। यानी कि फरवरी 2024 में साथियों जो शिफ्ट्स हुई थी ना, उनका हल सहित आपको पीडीएफ दिया जाएगा। क्या
हल सहित आपको साथियों पीडीएफ दिया जाएगा। और ये पीडीएफ मेरा मानना है कि हर एक मैथ का सवाल, हर एक रीजनिंग का सवाल यहीं से फंसेगा 2025 वाले एग्जाम में, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनर इतनी मेहनत करके मैथ और रीजनिंग के साथियों कॉन्सेप्ट उन्होंने तैयार किए थे। तो अब वो लोग नए कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, नए क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे, वो डिक्टो साथियों फरवरी 2024 वाली शिफ्ट्स में से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया करेंगे। तो ये दोनों, अगर आपको ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिर्फ 45 रुपए में आपको ये पीडीएफ दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ, वहां से जाकर साथियों आप इन पीडीएफ को बहुत आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्तनी की अगर बात करें, प्रमुख ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए हिमालय रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हिमालय का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। हिमालय को तो हिमाद्री कहा जाता है, हिमालय को पर्वतराज कहा जाता है, हिमालय को ऋतुराज नहीं कहते, उसके अलावा नगराज भी कहते हैं। मैं कहूंगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। सही वर्तनी मुझे बताइए कौन सी है। यानी कि कृषांगी कैसे लिखा जाता है साथियों, मैं कहूंगा कृषांगी जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उदय का विलोम क्या होगा, देखिए एक आपने सुना होगा सूर्य उदय, आपने सुना होगा सूर्य अस्त, यानी कि उदय का विलोम क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों पराग का समानार्थी शब्द क्या होता है मुझे बताइए। तो पराग की अगर बात करें, पराग को केशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, केशर कहा जाता है। गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। अब यहां पर क्या आना चाहिए, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है, नहीं, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं है या बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है साथियों हैं, आना क्या चाहिए, हैं आना चाहिए, है नहीं आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका जो होगा वो समस्याएं हैं आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, यानी कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या कहा जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था उसको अकिंचन कहा जाएगा। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अक्षम की अगर बात करें तो जिसके पास कोई काम करने की क्षमता नहीं ना, उसको अक्षम कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो अब आपके सामने साथियों जीएस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं और इसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो भारत का संविधान लिखा गया, तो भारत के संविधान की अगर बात करें 2 वर्ष किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में लिखा गया। देखिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत के संविधान को तैयार करने में साथियों 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका सबसे सटीक ऑप्शन नंबर ए वाला ही होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो अगर अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 ही साथियों अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात करता है। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो अगर बात करते हैं साथियों ये सवाल का जवाब के ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष ही होती है। उसके बाद देखिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की अगर बात करें क्या उपराष्ट्रपति होते हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है बताइए। तो आंध्र प्रदेश का जो विजयवाड़ा शहर है ये कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए पाल वंश का पहला शासक कौन था मुझे बताइए। तो पाल वंश का पहला शासक कौन था, गोपाल था। अगर आपसे संस्थापक पूछे जाए तो संस्थापक भी साथियों कौन थे, गोपाल ही थे पाल वंश के। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। तो मैं कहूंगा अकबर की अगर बात करें साथियों तो अकबर कौन थे, ये अनपढ़ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी। तो बदायूनी ने ही अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में के सबसे शिलालेख की अगर बात करें, इनके सबसे बड़े शिलालेख की अगर बात करें तो यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि अशोक के शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो 13वां शिलालेख है। साथियों अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही हो तो आप इसको स्पीड को कम भी कर सकते हैं, और अगर आप साथियों देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके आप अपना आंसर दे दीजिए, उसके बाद आप आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सवाल देखिए कि राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी कवि, दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था। तो इन चिकित्सक का नाम क्या था साथियों, चरक था। यानी कि कनिष्क के शासन काल में जो चिकित्सक थे ना साथियों उनका नाम क्या था, उनका नाम चरक था। चलिए
गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण कहां पर साथियों प्राप्त हुआ था, तो मैं कहूंगा इनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, इसको मृत्यु भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है साथियों, मुझे बताइए। तो अगर बात करें कहां कहां, तो ठोस द्रव गैस में यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, अब नहीं कर सकते, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, तो मैं कहूंगा रेडियो तरंगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, तो अगर यहां पर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है, तो किसने जीता है साथियों, पंकज आडवाणी ने जीता है, आंसर आपका बी हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी की है, तो मैं कहूंगा कर्नाटक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है, तो किस बैंक ने की है, मैं कहूंगा आरबीएल बैंक ने साथियों। क्या आरबीएल बैंक ने ही विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की है, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसने आईसीजी की नई समुद्री सुविधाओं का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए। तो राजनाथ सिंह अगर आपका जवाब है, तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो अब आपके यहां पर साथियों रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, रीजनिंग के, अब आपके क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद साथियों मैथ के सवालों को हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है, कहने के ऑस्ट्रेलिया का संबंध अगर कैनबरा से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, तो फ्रांस की राजधानी साथियों क्या है, मैं कहूंगा फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि अगर साथियों यहां पर 100 आ जाए, क्या आ जाए, अगर यहां पर एक सेकंड रुकिए, हाँ, तो अब यहां पर अगर बात करें देखिए 100 आ जाए, तो मान लेते हैं साथियों यहां पर क्या है, अगर साथियों 100 है, उसके बाद साथियों 96 है, उसके बाद 88 है, और उसके बाद 76 आ जाता है, और फिर 60 आ जाता है, तो आपको बताने कि यहां पर कौन सा नंबर आ सकता है, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। देखिए जब आप इस नंबर सीरीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें 4 घटाया गया है। कितना घटाया गया है साथियों, 4 घटाया गया है। उसके जब आप इसको देखेंगे साथियों, तो आप पाएंगे कि यहां पर 8 घटाया गया है, और यहां पर लगभग साथियों 12 घटाया गया है, और यहां पर साथियों 16 घटाया गया है। ठीक है ना, तो यहां पर कितना घटाया जाएगा, अरे भाई 4, 8, 12, 16, फिर जाहिर सी बात है 20 आएगा। यानी कि 60 में से साथियों जब 20 घटाएंगे तो 40 आता है, यानी कि यहां पर 40 आएगा और 40 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, अब यहां पर ये जो आकृति बनी, इसको मैं बड़ा सा साथियों यहां पर बना देता हूं, देख लीजिए आप लोग भी। यहां पर कहा गया है कि सबसे बढ़िया वेन आरेख इसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि क्या प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं का ये आरेख बन सकता है, नहीं। मक्का चावल गाजर का बन सकता है, नहीं। मानव पुरुष राजनेताओं का बन सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। देखिए अगर बात करते हैं ना, यहां पर ये मानव हो गए, ये पुरुष हो गए, और ये राजनेता हो गए, क्योंकि कुछ पुरुष राजनेता भी होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, देखिए साथियों और बताइए सही जवाब क्या होगा। ये जैसे कि GRAPES को 66 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में PRAISE को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर इन सब का टोटल किया गया है, जैसे कि G 7 पर होता है, तो 7 + R 18 पर होता है। ऐसे साथियों सबका टोटल किया गया, जैसे कि G यहाँ पर 7 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, P 16 पर होता है, E 5 पर होता है, S 19 पर होता है, तो इसको टोटल करके 66 आ रहा है। अब इसको टोटल करके साथियों क्या आएगा, बस इतनी सी बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। चलिए तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए P आता है 16 पर, R 18 पर आता है, A 1 पर आता है, I 9 पर आता है, S 19 पर आता है, E 5 पर आता है। तो जब इसको आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, एक बार देख लेते हैं साथियों। देखिए
19 9 28 हो जाएगा, 28 5 33 हो जाएगा, 33 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 34 और 16 और 18 को जोड़ लीजिए आप, 10 बोले तो 18 हो गए, 4 5 6 यानी कि 68 आ जाए। कि 68 ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल 68 ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों देखिए, आपका अगर बात करें, अब इस बार आपको अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो इस बार आपको यह नहीं देखना पड़ेगा कि भाई अगर कट ऑफ मान लीजिए 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन पर जाती है या 65 क्वेश्चन पर जाती है तो इतने आपको क्रॉस करना है। नहीं साथियों, आपको तकरीबन 80 में से 80 में से 70 क्वेश्चन के ऊपर ही सही करना है। क्योंकि अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो और टारगेट सिलेक्शन से पढ़ते हैं तो 80 में से 70 बहुत आराम से हो जाएं। क्योंकि मेरा एक टारगेट है, मेरा टारगेट यह है कि हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, इतना एक्सपर्ट करा दूंगा कि आप 20 क्वेश्चन में से 20 बहुत आराम से कर लेंगे। रीजनिंग की बात करें साथियों, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 20 में आपका स्कोर करवा दूंगा। मैथ की अगर बात करें, मैथ को भी ऐसे मैं पढ़ाऊंगा कि 20 में से 20 आपके बहुत आराम से आ जाए। लेकिन जीएस में थोड़ी सी साथियों दिक्कत आपको पड़ सकती है। ये समझ लीजिए 12 क्वेश्चन अगर आपके हो जाते हैं, लगभग 12 से 13, क्योंकि जीके थोड़ी सी अटपटी आती है जीएस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतनी तैयारी मैं आपको करा दूंगा कि 12-13 प्रश्न आप बिल्कुल बहुत आराम से कर डालो। 12-13-14 प्रश्न, तो मैं कहूंगा ये 70 से ऊपर आपका स्कोर हो जाएगा। कुछ नहीं 70 तो आपका हर हालत में होना चाहिए। फिर जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है आपको बहुत आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना साथियों। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पूरे पेपर को हम लोग देखेंगे, क्योंकि डेली आपका एक जो मॉक टेस्ट होता है यहाँ पर, वो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत लाजवाब, बहुत शानदार होता है, ठीक है ना। चलिए, तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आधा सिलेक्शन आपका हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर आपको खाली पढ़ाई करना पड़ेगी, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोज आपके सामने आती रहेंगी। जब भी आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो वीडियोज हमारी आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएंगी। देखिए, प्लस और माइनस तथा संख्या 5 और 7 को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जहां पर आपको प्लस दिखे वहां पर माइनस लिख दो, जहां पर माइनस दिखे वहां पर प्लस लिख दो। दूसरा काम ये करना है, जहां पर 5 दिखे वहां पर 7 लिख दो, जहां पर 7 दिखे वहां पर 5 लिख दो, और इस इक्वेशन को साथियों सॉल्व कर लो। बस इतनी सी बात है। 18 है तो 18 आ जाएगा, माइनस है, माइनस के यहाँ पर प्लस लगना है तो प्लस लिख लिया, 20 है 20 लिख दिया, और भाग है तो साथियों कोई दिक्कत नहीं है, भाग लिख दिया, और गुणा है तो साथियों क्या नहीं 7 है तो 7 की जगह पर 5 आ जाएगा। ब्रैकेट में 15 है तो 15 लिख दिया, प्लस की जगह पर माइनस आ जाएगा, फिर 5 की जगह पर 7 आ जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस, और 3 का 3 आ जाएगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है ना। अब देखिए 18 प्लस 20 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर साथियों नीचे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों 8 आ जाएगा, माइनस आपका 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसकी अगर बात करें साथियों, इसको अगर कट करें तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 माइनस 3 प्लस आपका 18 हो जाएगा, यानी कि 18 प्लस 32 में से 3 जाएगा, 29 बचेगा। तो इसको जरा जोड़ो साथियों, 8 × 16 17 हो जाएगा 4, यानी कि 47 आंसर आ रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों 47 जिनका भी आंसर है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। साथियों देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि 4 मित्र हैं, के, एल, एम और एन। कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं यहाँ पर, और उनके अच्छा एक पंक्ति में बैठे हुए, ठीक है, एक पंक्ति में साथियों हम बैठा लेंगे इनको। क्या इनकी अगर बात करते हैं ना साथियों, एक पंक्ति में इनको हम बैठा लेंगे, एक पंक्ति में बैठा लिया, और 1 2 3 4 की, ठीक है, 4 की हमने जगह बना दी। तो उनके मुंह दक्षिण में, ठीक है, इनके सभी के मुंह जो है ना वो साथियों दक्षिण की तरफ हैं, और कहने के एल और एम 2 अंतिम छोरों पर। मान लीजिए साथियों एल अगर हम यहां पर बना लें और एम यहां पर बना ले, एल और एम अंतिम छोरों पर है, तो कह रहे कि एल और एन के बीच में के है, एल और एन के बीच में कौन है साथियों के है, और एम दाईं ओर है, ठीक है ना, यानी कि के जो है ना, के एल और एन के बीच में है, और एम दाईं ओर है, बिल्कुल साथियों एम दाईं ओर है, ठीक है। एम के दाईं दूसरा है, एम के दाईं दूसरा हो गया के। इसकी बात चल रही है के की। अरे भाई के जो है ना ये एल और एन के बीच में, पहली बात, और दूसरी बात है कि के जो है ना ये एम के दूसरा दाईं है, एम के दूसरा दाईं हो गया के, ठीक है। तो के ठीक बाएं कौन है, तो के ठीक बाएं कौन है, एन हो जाएगा, क्योंकि इनका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो एन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है,
उस बक्से का चयन कीजिए जिसे निम्नांकित पत्रक यानी कि शीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि साथियों आपको यहाँ पर एक ओपन पासा दिख रहा होगा, साथियों खुला हुआ पासा दिख रहा होगा। आपको बताना है कि जब ये पासा बनाया जाएगा यानी कि फोल्ड किया जाएगा तो ये किस पासे की तरह दिखेगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे 2 का विपरीत पूछा जाए तो 5 होगा। यानी कि कभी भी क्या साथियों, कभी भी अगर पासे में 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए। उसके अलावा साथियों 3 का विपरीत की बात करें साथियों 6 हो जाएगा, ठीक है। और बचा 4, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों 4, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब बताइए इससे कौन सा पासा बन सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें 2 का, देखिए 6 का विपरीत की अगर बात करें तो 3 है, लेकिन यहां पर ये 3 है और ये 6 है, तो मैं कहूंगा साथियों ये विपरीत होना चाहिए। अगर 6 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, 3 है ऊपर तो 6 नहीं दिखना चाहिए, तो ये नहीं बन सकता। इसकी बात अगर साथियों करें हम लोग, इसको थोड़ा सा क्या बड़ा कर लो इतना, चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर साथियों ये आपका 1 है, ये 3 है और ये 4 है। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए 1 का विपरीत 4 है तो 1 और 4 ये तो साथ में दिखना है, ये भी साथियों पॉसिबल नहीं होगा। 1 के साथ 6 की बात करें साथियों, 1 के साथ 6 दिख सकता है। 3 की अगर बात करें, अच्छा 3 का विपरीत 6 है, लेकिन यहां पर 3 का विपरीत साथ साथ दे रखा है 6, तो ये भी नहीं बन सकता। 6 की बात करें, 6 का विपरीत 3 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 4 की बात करें तो 4 का विपरीत 1 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए। 2 की बात करें तो 2 का विपरीत 5 है, 5 नहीं दिखना चाहिए। मैं कहूंगा इसको जब फोल्ड किया जाएगा तो ये वाला पासा दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है साथियों, आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, सबसे भिन्न ऑप्शन कौन सा है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये प्लेस वैल्यू की अगर बात करें, बी 2 पर आता है, डी 4 पर आता है, एफ 6 पर आता है, पी 16 पर आता है, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, जी 7 पर आता है, जे 10 पर आता है, एल 12 पर आता है और टी 20 पर आता है, वी 22 पर आता है और ये साथियों 24 पर आता है, 24 पर आता है। अब देखिए यहां पर 2 बढ़ाया गया, यहां पर 2 बढ़ाया गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 16 से 18 वो 18 से 20 हुआ, यानी कि 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी बिल्कुल सही है। यहां पर एकदम से 3 बढ़ा दिया गया और फिर 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा सबसे अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी वाला है, सी वाला है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये आपके गीतकार हो गए। सभी गीतकार कह रहे कि मॉर्निंग वॉकर है, ठीक है, तो सभी गीतकार मॉर्निंग वॉकर हो गए, इतनी बात साथियों, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि कोई लेखाकार स्नातक नहीं है और सभी मॉर्निंग वॉकर लेखाकार हैं। तो ये जो सभी मॉर्निंग वॉकर है ना साथियों, ये कौन हो गए, ये लेखाकार हो गए, ठीक है। तो सभी मॉर्निंग वॉकर कौन हो गए, लेखाकार हो गए। यहां पर लिखा था कोई लेखाकार, यानी कि कोई लेखाकार क्या नहीं है, स्नातक नहीं है, तो कोई लेखाकार साथियों स्नातक नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर बात करें, अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कहने के कोई गीतकार स्नातक नहीं है, बिल्कुल साथियों कोई गीतकार स्नातक नहीं है। जब कोई लेखाकार स्नातक नहीं हो सकता तो कोई गीतकार स्नातक कैसे हो सकता है, तो मैं कहूंगा ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ गीतकार स्नातक, देखिए कोई लेखाकार स्नातक नहीं है तो कोई गीतकार स्नातक नहीं हो सकता, कोई वर्कर भी मॉर्निंग वॉकर भी साथियों स्नातक नहीं हो सकता। तो कुछ गीतकार स्नातक ये कैसे हो सकता है, कुछ गीतकार स्नातक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मैं कहूंगा ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल एक निष्कर्ष का पालन करता है, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 7 मित्र हैं एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि साथियों एक ये वृत्त बना लेते हैं और 7 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब कहा जा रहा है साथियों कि ए बी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए बी को कहीं पर बैठा दो, यहां पर बैठा दो, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पर ए है, यानी कि ए यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि बी और जी के बीच में सी है। क्या बी और जी के बीच में, अगर हम जी यहां पर बनाए साथियों तो बी और जी के बीच में सी है, ये भी कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं कि सी के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, तो सी के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, यानी कि साथियों डी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ई जो जी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्या अब जी कहां है, जी यहां पर है साथियों, जी के दाएं से दूसरे स्थान पर ई है। अब कह रहे हैं कि जो
और ये ए और टी ये थोड़ा सा दिक्कत कर गया साथों। या कह रहे हैं कि जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो जी किधर गया, जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा साथियों, बी होगा। और यहां पर अब बचा ही कौन है, ए भी हो गया, ठीक है, ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी डी ई, ठीक है, जी एफ बचा, एफ यहां पर आ जाएगा, ये थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था जी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो मैं कहूंगा बी है, तो बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, तो अब आपके साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अब मैथ का पहला सवाल है, कहा जा रहा है कि 3/7 और क्या 3/7 और 18/5 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। अगर एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि 3 और 18 का एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन अगर और नीचे वालों का एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन अगर यहां पर लिखा होता है एचसीएफ यानी कि महत्तम समवर्तक, तो ऊपर वाले नंबर का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना होता और नीचे वाले नंबर का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना होता। खैर इसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 3 छंग 18 हो गया, 3 की बात 3 अपनी, 3 दूना 6 हो गया, 2 से कट जाएगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 12 तो इसका एलसीएम निकलेगा। और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ क्या निकलेगा, यानी कि 7 और 5 का एचसीएफ तो 7 तो 1 निकलेगा, तो 1 यहां पर आ जाएगा। इसको आप लोग 12 लिख सकते हैं, यानी कि 3/7 और 18 क्या साथियों, एक सेकेंड, अच्छा इसका 1 निकल गया, इसमें कोई दिक्कत है ना साथियों, देखिए जरा आप लोग, एक सेकेंड, अच्छा देखिए 2 से कट करेंगे तो ये 3 आ गया, 3 और 8 ही है ना, 3 और 18 है, ठीक है। 2 से कट करेंगे ये आ गया, और 2 नीम 18 आ जाएगा, यहां पर दिक्कत हो गई। अब 3 से अगर कट करेंगे तो 3 कम 3, 3 3 9 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे ये आ जाएगा, यानी कि 3 3 9 और 9 दूना 18, तो यहां पर 18 आएगा साथियों, यानी कि 18/1 आएगा, तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे एचसीएफ आएगा। चलिए अब यहां पर अगर बात करें 6 गुणा 4 5, और यहां पर साथियों ये 5 की घात कितनी बताएगी, 5 की घात 2 है, ठीक है, 5 की घात 2 है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर भाग का निशान लगा हुआ है, भाग का निशान है, और यहाँ पर साथियों 7 - 8 है। तो अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए अगर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर साथियों क्या आ जाएगा 6 गुणा, ठीक है, 6 गुणा 100 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, प्लस साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 - 8 आ जाएगा। इसको अगर कट करें साथियों ये आपका 200 आ जाएगा, 200 और माइनस कितना आ जाएगा साथियों 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 199 आ जाएगा, तो 199 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों हस्बैंड और वाइफ की, ठीक है, ये 2 लोग हैं और इनकी औसत आयु 25 वर्ष है, तो अगर मैं आपसे कहूं इनकी कुल आयु कितनी होगी, तो 25 दूना 50 होगी, ठीक है। तो अब इसको साथियों में डिलीट कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए था कि हस्बैंड और वाइफ की एज कितनी है, तो 50 साल निकल गई। अब कह रहे हैं 7 वर्ष के बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा हो जाता है, तो परिवार की औसत आयु यानी कि पिता माता, ठीक है, और उस बच्चे की आयु औसत आयु कितनी होगी। अभी 2 लोग हैं और 7 वर्ष बाद कहा गया है, तो 7 वर्ष 7 हस्बैंड की आयु में प्लस करो, 7 वाइफ की आयु में साथियों प्लस करो। अच्छा यहाँ पर W लिखना चाहिए, S क्यों लिख दिया मैंने, हस्बैंड और वाइफ, खैर चलो कोई दिक्कत नहीं। तो 7 + 7 14, यानी कि इसमें 14 बढ़ जाएंगे, ठीक है, इसमें 14 बढ़ जाएंगे, तो साथियों हस्बैंड प्लस वाइफ कितनी इनकी आयु हो जाएगी, तो साथियों ये 64 हो जाएगी। अच्छा अब इनका इतने उम्र मतलब जब ये 64 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका बच्चा भी 2 वर्ष का हो जाता है, यानी कि सन प्लस हस्बैंड प्लस, ठीक है, प्लस कौन वाइफ, इनकी आयु का, ठीक है, अब ये कितनी हो जाएंगी 66 हो जाएंगी, ठीक है। तो इनका कह रहे औसत क्या होगा, 3 लोग हैं ना साथियों, 3 से भाग कर दो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कि 22 वर्ष क्या हो जाएगा, इन तीनों का औसत हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर कहा जा रहा है साथियों गोविंद की अगर बात करें तो गोविंद है, रहीम है और सुधीर है। ये 3 व्यक्ति इन कार्य को साथियों क्रमशः 8 दिन 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। क्या 8 दिन, यानी कि जो गोविंद है वो 8 दिन में किसी कार्य को करता है, और जो रहीम है वो उसी काम को 12 दिन में करता है, और साथियों सुधीर 15 दिन में करता है। एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो साथियों तीनों को कर सके, ठीक है, यानी कि 8 से भी कट हो जाए, 12 से भी कट हो जाए, 15 से भी कट हो जाए, तो वो 120 होगा नंबर। कैसे कट होगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 हो जाएगा। ये पता क्या होता है, ये टोटल काम होता है, ये तो साथियों 10 आ जाएगा और ये 8 में आ जाएगा, 15 8 120 होते हैं। कहने का मतलब ये है कि गोविंद एक दिन में 15 काम करता है, सुधीर एक दिन में 8 काम करता है,
और रहीम एक दिन में 10 काम करता है। ये अगर इन तीनों का काम एक दिन का जोड़े कितना हो जाएगा साथियों 33, यानी कि ये एक दिन में 33 काम करते हैं और टोटल काम कितना 120 है। तो इनको कितने दिन का समय लगेगा, इसको अगर कट करिए 3 कम 3 3 कम 3 3 चौक 12 यानी कि 40/11 दिन का समय लगेगा। तो 40/11 साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए करें कि किस राशि के लिए x% वार्षिक ब्याज की दर पर x वर्षों का साधारण ब्याज x होगा। अब यहां पर आपको ब्याज दर दे रखी है, यानी कि साथियों आपको r दे रखा है, कितना है x% है। आपको साथियों ब्याज दर पर x वर्षों यानी कि t की बात करें t दे रखा है आपको साथियों x वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज भी आपको दे रखा है यानी कि SI भी आपको दे रखा है साथियों x रुपए। तो आपको राशि बताने यानी कि आपको मूलधन बताना है। तो आपको पता है साथियों मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100/r गुणा t, ठीक है। तो साथियों इसको मूलधन को हम निकाल देते हैं। साधारण ब्याज कितना है साथियों x है, यानी कि x गुणा 100 हो जाएगा। अपॉन में r कितना है x है और समय कितना है x है, तो x गुणा x यहाँ पर आ गया। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा। p यानी कि मूलधन बराबर कितना निकलेगा 100/x निकलेगा और 100/x आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूँगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों जो लोग भी चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सिलेक्शन की साथियों जिम्मेदारी ये समझ लीजिए इस एग्जाम फतेह यूट्यूब चैनल की अब हो चुकी है और आपको आप ये समझ लीजिए सिलेक्शन आपका बहुत आराम से हो जाएगा अगर आप हर एक क्लास को अच्छे से पढ़ते हो। कह रहे कि कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि कहने के कोई राशि है तो वो ब्याज की दर से यानी कि r बराबर कितना दे रखा है साथियों 12% दे रखा है, ब्याज की दर पर कितने समय में, अच्छा समय पूछा जा रहा है तो कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि अगर कोई मूलधन साथियों 1 है यानी कि 1x है तो वो मिश्रधन कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है यानी कि 2x हो जाता है। अब साधारण ब्याज पता क्या निकलेगा साथियों, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होता है साधारण ब्याज, तो x इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। अरे भाई मूलधन में से मिश्रधन माइनस करोगे तो साधारण ब्याज आता है, तो 2x में से x माइनस करोगे x आ जाएगा। आपसे t पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है, तो क्या होता है SI गुणा 100 अपॉन में p इंटू टी होता है। अब वर्ष मैं ज्ञात कर लूंगा साथियों, साधारण ब्याज कितना है x है गुणा 100 है और p कितना है साथियों p आपका x है और r कितना है साथियों सॉरी t आपका कितना है, एक सेकेंड यहाँ पर t नहीं आएगा, t तो ये लिख दिया ना, तो यहाँ पर r आएगा, p लिख चुका है, r कितना है 12 है। चलिए इस x से ये x कैंसिल हो गया, अगर इसको कट करें तो 50 आ गया, 6 आ गया और कट करें तो 25 आ गया, 3 आ गया। यानी कि समय कितना निकलेगा साथियों 25/3 निकलेगा। इसको अगर और कैलकुलेट करें साथियों 3 7 21 3 8 24 हो जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। तो 8 वर्ष 1/3, तो 8 वर्ष कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। 1/3 को अगर साथियों महीने में कन्वर्ट करेंगे तो मैं कहूंगा 12 से इसकी गुणा कराना पड़ेगी, 3 एकम 3 3 चौक 12 यानी कि 8 माह 4 महीने 8 वर्ष 4 महीने आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। यदि 782 को यहाँ पर नंबरिंग में दिक्कत आ गई है कि 57 के बाद एकदम 60 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। खैर इस सवाल को देखिए, करके 782 को अगर 1:2 क्या 1:2:2:3, ठीक है। उसके बाद कह रहे कि अगर और 3:4 में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा। देखिए इसको पता हमें कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे कि ये तो बटे बटे वाला है, इसको नॉर्मली हमें ज्ञात करना पड़ेगा A/B/C। ये कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसके 2 का 3 का 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 से कट करेंगे 3 से कट करेंगे 3 दूना 12 हो जाएगा। तो सब में साथियों 12 की गुणा करा दीजिए, ठीक है, सब में 12 की गुणा करा दी, 2 एकम 2 2 छंग 12, तो 6 आ गया ये पहला अनुपात। इसको अगर कट करें 3 चौक 12 4 दूना 8 ये आ गया और 4 तिया 12 3 तिया 9 यानी कि ये आ गया। तो ये अब हमें साथियों अनुपात ज्ञात हो गया है और इन सब का योग कितना है 782 है। तो अगर 782 साथियों है और पहला भाग पूछ रहे हैं यानी कि 6 का मान पूछ रहे हैं, तो 6 की गुणा और नीचे इन सब का क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पर साथियों 23 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 23 से कम 23 तिया कितने होते हैं साथियों 69 होते हैं। कितने होते हैं साथियों 69 होते हैं। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब कितना बच जाएगा साथियों, देखिए
मैं कहूंगा 9 बज जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब 23 चौक की अगर बात करें तो 92 होता है, 23 चौक आपका 92 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 की 6 से गुणा करा दो, 36 की 6 से गुणा कराएंगे साथियों, 6 चौक 24 और ये आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि 204 आपका पहला भाग निकलेगा। ऐसे ही आप दूसरा भाग भी ज्ञात कर सकते हैं और तीसरा भाग भी बहुत आराम से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इस क्वेश्चन को देखिए साथियों और बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए, कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साथियों यात्रा की जा रही। क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करने पर एक कार को एक निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। देखिए आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है साथियों चाल गुणा समय। क्या चाल गुणा समय होता है। तो दूरी अगर हम साथियों ज्ञात करें तो चाल भी हमें दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय भी दे रखा है 4 घंटे का समय है, तो ये कितनी दूरी तय करेगी साथियों। दूरी तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। 240 किलोमीटर की दूरी 6 चौक 24 करके कह रहे कि उसी दूरी को, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी को अगर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करते हैं तो चाल क्या होगी। चलिए तो इसको साथियों कैलकुलेट करा लेंगे, पॉइंट हटा के 0 यहां पर आ जाएगा। 3 पंजे 15, ठीक है, और 3 7 21, 3 8 24, 00 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 छंग 30, यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या 160 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या हो जाएगी, ये साथियों चाल हो जाएगी। और आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर करेंगे। और वीडियो में मैंने आपको जिस पीडीएफ के बारे में बताया था वो फरवरी 2024 के एसएससी जीडी की ऑल शिफ्ट्स का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। उसमें मैथ होगी, उसमें रीजनिंग होगी, उसमें हिंदी होगी, उसमें जीके जीएस होगी, ठीक है ना। और जस्ट जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है तो रीजनिंग के क्वेश्चन के जस्ट नीचे ही साथियों उसका सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा। उसी प्रकार मैथ का है, उसी प्रकार जीके का है, उसी प्रकार साथियों हिंदी का है। तो मैं कहूंगा सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, सॉरी एसएससी जीडी पीडीएफ करके, क्योंकि ये एसएससी जीडी की पीडीएफ है। एसएससी जीडी का ही तो एग्जाम हुआ था भाई फरवरी 2024 में, तो एसएससी जीडी 2025 करके लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस पीडीएफ को साथियों प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्जाम फतेह इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।